नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन, जहां दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों के 30 जगहों पर छापेमारी। गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में छापा। शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल की जांच कर रही है ईडी। ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। सीबीआई के छापे में कुछ नहीं निकला है। अब ईडी छापेमारी कर रही है, कुछ नहीं निकलेगा। मैंने ईमानदारी से काम किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है, देखिए, सीबीआई के बाद छापे में कुछ नहीं निकला तो अब ईडी को मेरे पीछे लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने ईमानदारी से काम किया है। शराब घोटाले को लेकर अब ईडी का भी एक्शन देखिए तेज हो गया है। जहां पहले सीबीआई के पे देखने को मिले, अब एनसीआर, दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों के 30 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में छापेमारी देखने को मिली है। तो वहीं शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल की जांच भी ईडी कर रही है। ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई के छापे में कुछ नहीं निकला तो अब ईडी को पीछे लगाया जा रहा है। मैंने ईमानदारी से काम किया है। तो देखिए, जहां एक तरफ ये आरोप डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो वहीं लगातार जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। फिलहाल बता दें, दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों में 30 जगहों पर छापेमारी हुई है और इस दौरान क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है, ये देखने वाली बात होगी। शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल से जांच कर रही है। तमाम ट्रांजैक्शंस भी खंगाले जा रहे हैं और इसी के साथ 30 जगह पर देखिए छापेमारी ईडी की तरफ से की गई है और 30 राज्यों में। और इसी बीच मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आ गया इस पूरे मामले पर, जहां उनका कहना है कि सीबीआई को अब कुछ नहीं मिला है तो ईडी को मेरे पीछे लगा दिया गया है। जहां देखिए, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े संगीन आरोप केंद्र सरकार पर लगाए कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जांच एजेंसियों का। और यहां तक कि सीबीआई अधिकारी के सुसाइड को लेकर भी उन्होंने बड़े बयान दिए कि उस पर इतना प्रेशर डाला गया जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। और देखिए, इन सब आरोपों के साथ ही साथ अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि जब सीबीआई को कुछ नहीं मिला है छापे में तो अब ईडी छापेमारी कर रही है, ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी कि सीधा सीधा आरोप है कि जांच एजेंसियों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है और कुछ ना कुछ करके मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। इस ओर देखिए उनका ये तंज सामने आया है। फिलहाल 6 राज्यों के 30 जगहों पर छापेमारी की गई है। गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु में ये छापेमारी देखने को मिली है। शराब घोटाले पर ब्लैक मनी वाले एंगल की भी अब ईडी जांच कर रही है कि ब्लैक मनी का क्या एंगल लेकर कर सामने आता है, उसको लेकर भी अब जांच की जा रही है। तो देखिए, जहां एक तरफ आबकारी नीति को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं तो वहीं ना कहीं किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है कुछ चुनिंदा लोगों को, इसको लेकर अब ब्लैक मनी का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ है उसको लेकर भी अब ईडी जांच कर रही है। और इसी के लिए ईडी ने दिल्ली एनसीआर समेत 6 राज्यों गई ईडी और 30 जगह बताई जानी जहां पर छापेमारी की है ईडी की तरफ से। दिल्ली से अगली खबर, जहां यूपी में मदरसों के सर्वे के विरोध में बैठक, जहां मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये खास बैठक हो रही है। दिल्ली के जमीयत कार्यालय में बैठक हो रही है। यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग भी इस बैठक में शामिल हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, जिनकी अध्यक्षता में इस वक्त बैठक हो रही है। और देखिए, बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी किस तरीके से ये बैठक चल रही है, जहां सर्वे के निर्देश दिए गए हैं और उसी को लेकर अब ये बैठक में विरोध को लेकर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। जहां यूपी में मदरसों के सर्वे के विरोध में ये खास बैठक हो रही है और इस बैठक में रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
तो देखिए, योगी सरकार ने एक आदेश दिए हैं कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने के पीछे मकसद आपको बताते चले कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना है, खासतौर से ताकि ये पता लगाया जा सके कि मदरसों का जो वित्त पोषण है वो कहां से हो रहा है। लेकिन इसका विरोध जो है, देखिए, संगठन कर रहे हैं और मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में फिलहाल ये बैठक हो रही है। पुलिस ने कमेटी बनाई है कि हम मस्जिदों व मदरसों पे नज़र रखेंगे। जो बाहर से लोग आते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पे नज़र रखें। इस पे उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा। वही तो कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी मिली तंजीमों के साथ वहाँ की डीजीपी की, उसमें कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन सभी मुस्लिम तंजीमें शामिल है, जमीयत भी है, जमात इस्लामी हिंद। अब यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है। उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। आप सहयोग करेंगे, उनके विरोध में साथी हैं। हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। बद्दी साहब, आज मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए हैं आपकी तरफ से? वो देखेंगे जैसा होगा। बद्दी साहब, 24 को इजलास हुआ है, हम उनके साथ होंगे, बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे। तो रहनुमाई मीटिंग में क्या फैसले लिए गए हैं? आपने क्या कहा है? तमाम उन गैर जो सरकारी जो मदरसे हैं उनके जो नुमाइंदे आए थे उनको आपने क्या बातें कही हैं? किस तरीके से आप लोग आगे बढ़े? यही बात हुई है। तो इसके मैंने शुरुआत से बताया आपको कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है जो रोजाना इस तरह के इश्यूज को देखेगी। कमेटी में 12 लोग। 13 हैं। एक मिनट, नियाज साहब कुछ कर रहे हैं। लॉयर हैं, आप बताएं, आप कहिए, आप क्या कर रहे हैं? आप कह दीजिए। देखिए, जो आज की जो ये थी, इसमें तकरीबन 200 के मदारिस के हेड्स थे और इसमें जो इंडिया के टॉप के मदारिस है, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा लखनऊ है, इसी तरीके से दूसरा दारुल देवबंद वक्फ है, इसी तरीके से मज़ाहिरुल उलूम मदरसा है। यूपी के जितने टॉप के मदरसे थे सबके हेड्स मौजूद थे, ये कोई जनरल नहीं था। अब इन लोगों के सामने जो बात रखी गई है, एक तो ये है कि हमें खुद ये देखना है कि ये जो सवालनामे वगैरह जारी किए जा रहे हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमें अपना जायज़ा खुद लेना है। तो उसको अपने हिसाब से देखना है कि हम लोग कहाँ पे हैं, कितना हमें करना चाहिए और क्या। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात हम जो सरकार का जहाँ तक सवाल है उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज़, एक है लॉ का मिसयूज़। अगर लॉ का यूज़ होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तालीम ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीज़ा है। हमारा मज़हब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के ख़िलाफ़ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे कि ये जो कवानीन हैं इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मैसेज दे दिया गया है कि आप अपना हिसाब किताब सब सही करिए और जहाँ कहीं कोई कमी है और अगर कोई कानून आपके खिलाफ मिसयूज कर रहा है तो उसके लिए हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई है और नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ भी मुमकिन होगा, जिस लेवल पर मुमकिन होगा, अदालत में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। इस हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को ऊपर वो डालना पड़ेगा कानून के हिसाब से। वो पूरी तरीके से ये स्टीयरिंग कमेटी हो, ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनी है आज, उसमें जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल देवबंद के जो खुद अपने हेड हैं हमारे मौलाना अबुल कासिम साहब और तमाम लोग जो हैं, तो इसमें 12 अफराद रखे गए। तो इस सब लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि आवाज़ जो हो आपस में समझौते से हो। और इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर कोई अमली तौर पर कोई अभी फैसला नहीं किया जा सकता। उसके लिए रखा गया है कि ये कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि आगे की राह किस पे जाना है। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज़ करेगी तो हमसे ज़्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आँख की तो हमें उसके मुकाबले भी खड़ा होना होगा।
ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज दुरुस्त नहीं है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है। देखेंगे किससे वक्त लेना है, कंसर्न जो भी होगा उससे बात। विरोध का स्वरूप क्या होगा? हाँ, ये समय बताएगा। देवबंद में भी 24 को 24 कि जिस तरीके से योगी सरकार के निर्देश हैं कि जो मदरसे हैं उनके सर्वे हो, और इसी को लेकर देखिए जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके सर्वे के लिए कहा गया है, लेकिन इस बात का लगातार विरोध हो रहा है। और देखिए साफ निर्देश दिए गए हैं, मदरसों के लिए दस्तावेजों की व्यवस्था की जाएगी। मदनी की तरफ से ये कहा गया है। यूपी में मदरसों के सर्वे के विरोध में ये बैठक हुई है, खास ये बैठक रही है। मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर तमाम रणनीति पर मंथन किया गया है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, आपको बता दें, महमूद मदनी, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक रही है। और दिल्ली से अगली खबर, जहां आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई आज। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आशीष मिश्रा ने चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार किया था। लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा, जिनकी आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। न्यूज़ वन इंडिया की नजर इस खबर पर भी रहेगी। देखिए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए। लखीमपुर खीरी हिंसा का ये पूरा मामला है, तिकुनिया कांड, जहां आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई होगी आज। और क्या सुनवाई में कहा जाता है ये देखना होगा, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से पहले ही इनकार किया जा चुका है जमानत को लेकर। और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है आशीष मिश्रा ने, जो कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और फटेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा। और लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को माना जा रहा है। तमाम सबूत उनके खिलाफ मौजूद है, चार्जशीट में उनका नाम है, और इसी बलबूते पे देखिए वो इस वक्त हिरासत में है, गिरफ्तार है। लेकिन लगातार उनकी तरफ से जमानत की अर्जियां पहुंच रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी पहुंची, जिसे स्वीकार नहीं किया गया और जमानत देने से इनकार कर दिया गया। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट क्या अपना सुप्रीम फैसला सुनाता है उनकी जमानत याचिका पर, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली से अगली अपडेट, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं नीतीश कुमार। कल राहुल गांधी और कुमार स्वामी से मुलाकात की। आज दोपहर 1:30 बजे सीएम केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे ओम प्रकाश चौटाला से मिलेंगे नीतीश कुमार। पीएम बनने के सवाल पर कहा, प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन इच्छा भले ही ना हो, लेकिन देखिए अभी से ही वो एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं अपने दिल्ली दौरे के दौरान। और जहां कल उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, और आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। तो 2024 के लिए एक नया गुट तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष में किस तरीके से उन्हें टक्कर देनी है, इसके लिए खास तौर से देखिए एक रणनीति बना रहे हैं नीतीश कुमार। एनडीए के साथ गठबंधन टूटने के बाद से ही लगातार वो सक्रिय हैं और 2024 के लिए बेहद ही ज्यादा एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। अमृतसर के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पिता शुक्ला के निर्देश में रात में धार्मिक स्थलों और शहर के कई चौराहों पर नाकेबंदी की गई। धार्मिक स्थलों पर पिछले दिनों हुई अभद्रता की घटनाओं को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। इसे लेकर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पिता शुक्ला ने कहा है कि अगर पंजाब पुलिस के स्थानीय अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी लगन से करेंगे तो पंजाब की जनता चैन से सो पाएगी। बता दें कि पंजाब पुलिस हर दिन अलग अलग तरह के ऑपरेशन कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य पंजाब में शांति बहाल करना है।
देखिए, पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी सेंसिटिव स्टेट और पंजाब पुलिस का हमारा जो इतिहास भी रहा है बहुत गौरवमयी है। हमने टेररिज्म के ज़माने में, उसके बाद ड्रग्स के ख़िलाफ़, गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा एक्शन किया है। बट ये कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो निरंतर कोशिश में रहती हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस की जाए। सो वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड ये तो सिर्फ ਜਿਹੜੇ पिछले दिनी कुछ घटनाक्रम हुए है, असी अपनी जी पुलिसिंग है उसको स्टैप अप किया और CP साहब के सुपरविजन के अमृतसर पुलिस अच्छा काम कर रही है। मैं तो वैसे ही रात की डिप्लॉयमेंट, जनरल डिप्लॉयमेंट चेक कर लिया है। तो देखिए, शहर के कई चौराहों पर गश्त की गई है। पंजाब में शांति बहाल करना उद्देश्य है, ये ADGP LO की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि नाकेबंदी के निर्देश दिए गए हैं ताकि एक चेकिंग अभियान चलाया जा सके। शहर के कई चौराहों पर नाकेबंदी है और शांति बहाल करना, देखिए, उसका खास तौर से उद्देश्य बताया जा रहा है ताकि शांति जो है पंजाब में स्थापित हो सके। इसी मुख्य उद्देश्य के साथ नाकेबंदी के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो ADGP की तरफ से खास निर्देश है कि शहर के जो विभिन्न चौराहे हैं वहां पर नाकेबंदी की जाए ताकि पंजाब में शांति बहाल रह सके। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव उन्होंने बताया है कि पंजाब का माहौल रहता है और ऐसे में एक शांतिपूर्ण माहौल, एक शांति स्थापित करने का माहौल बनाने के लिए खास तौर से उनकी तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि शहर के कई चौराहों में उन्होंने नाकेबंदी के लिए कहा है ताकि किसी भी तरह की हिंसक घटनाएं ना सामने आ सके और एक शांतिपूर्ण माहौल पंजाब में बना रहे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग, देखिए, हर दिन पंजाब पुलिस ऑपरेशन चला रही है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता नेहा गिल हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, पंजाब पुलिस जो है और खुद देखिए ADGP ने कहा है कि नाकेबंदी होगी हर चौराहे पर, अलग अलग दिन अलग अलग ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि शांति स्थापित हो सके। क्या उद्देश्य और किस तरीके से आप वहां पर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था? जैसे कि मैम, काफी समय से ये जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है कुछ शरारती अंसरों की वजह से। जैसे कि कुछ दिन पहले एक चर्च में प्रार्थना सभा चल रही थी संडे की और निहंग सिंहों ने आकर पास्टर को और लोगों को मारा और उनकी पिटाई वगैरह की। और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें चर्च की माँ मरियम और जीसस की जो मूर्ति है वो खंडित की गई। उनका फिर धड़ से अलग करके जो शरारती अंसर थे वो अपने साथ ही ले गए। उसके बाद पंजाब का माहौल, क्रिश्चियन भाईचारे का माहौल बहुत ही क्या बताऊं आपको कि बहुत ही खराब चल रहा है। दंगे होने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी दौरान जो हमारे पंजाब के DGP है, कानून व्यवस्था देखने के लिए कल रात को उन्होंने धार्मिक स्थलों की जायजा लिया था। बिल्कुल, तो देखिए, कहीं ना कहीं नेहा, रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट किए जा रहे हैं और ये साजिश लग रही है कुछ लोगों की माहौल खराब करने की। जी मैम, ये कुछ शरारती अंसरों की साजिश लग रही है जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। आए दिन ही कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि जो पंजाब का माहौल खराब कर रहा है, धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा आपका तमाम अपडेट के लिए। पंजाब से जुड़ी अगली खबर, जहां शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को तोहफा, जहां CM मान ने 20,000 प्रोफेसर को तोहफा दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को मिलेगा 7वां पे स्केल। प्रोफेसर्स के वेतन में 15 से 25% तक इजाफा होगा। संविदा शिक्षकों का भी बढ़ाया जाएगा वेतन। तो देखिए, ये बड़ा तोहफा शिक्षक दिवस पर दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। पंजाब यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को 7वां पे स्केल, प्रोफेसर्स के वेतन में 15 से 25% तक इजाफा होगा। ये बड़े निर्देश दिए गए हैं। संविदा शिक्षकों का भी वेतन बढ़ाया जाएगा। तो शिक्षक दिवस के लिए ये खास तोहफा पंजाब सरकार की तरफ से।
पंजाब के सरहदी क्षेत्र में सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर पंजाब के ग्रामीण विकास, प्रवासी मामलों और कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ स्थानीय ट्रांसपोर्ट भवन में अहम मीटिंग की गई। मीटिंग के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री धालीवाल ने पीसी की और बताया कि अमृतसर जिले के सरहदी क्षेत्र की 2 अहम सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए मंजूरी मिल गई है। बिहार में एनडीए की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बिहार के अलग अलग जिले का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहरसा पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। जिसके बाद सर्किट हाउस पहुंचे, जहां बीजेपी विधायक आलोक रंजन सहित नेता व कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर तारकिशोर प्रसाद का भव्य स्वागत किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला। एनडीए को छोड़कर महागठबंधन का साथ किया है और उनके मन में जो भारत के प्रधानमंत्री बनने का जो दिवा स्वप्न है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिखाया है, और इसके कारण वो आज यात्रा पर निकल रहे हैं, विपक्षियों को एकजुट करें। और आप जानते हैं कि विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, उनका एक दूसरे से अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका कहीं न कहीं आपस में कोई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है और इस मिशन के तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के जिले में संभावित दौरा 23-24 सितंबर को करेंगे। अमित शाह के आगमन के पहले भाजपा के 2 बड़े नेता नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कटिहार और पूर्णिया में 2 दिवसीय दौरे पर निकले हैं। दोनों नेताओं के द्वारा जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक किया जा रहा है ताकि भाजपा को धारदार बनाया जा सके। इसी दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया है। कार्यों को ही नीतीश कुमार जी कृपया कर दें तो बिहार की जनता का उद्धार होगा। सिर्फ एक मेगा टेक्सटाइल पार्क में ही 1 लाख नौकरियों की सारी चीज़ें हो गई हैं। हमने टेक्सटाइल पॉलिसी भी बना दी है, लेकिन आज हमें डर लग रहा है कि नीतीश कुमार के पुनः उद्योग को उसी जगह नहीं पहुंचा दें जहां से हम खींच के 2020 के बाद निकाल के लाए थे। सब कार्यों बोधगया के एक निजी होटल में जन अधिकार पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार कन्हैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बोधगया के ऐतिहासिक नगरी में 3 दिवसीय मंथन सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है। पूरे बिहार से लगभग 700 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 दिवसीय मंथन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव करेंगे। कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं पर मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार के जन के नेता जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी रहेंगे और लगभग इसकी तैयारी आज हम लोग शाम तक पूरी कर लेंगे। लगभग 50 को तोरण द्वार पूरे शहर में बनाए गए, हम लोग नगर सज्जा कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता जितने भी जन अधिकार पार्टी के हैं युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं कार्यक्रम की तैयारी में। और आज कल के कार्यक्रम की तैयारी को हम लोग रात तक आज संपन्न कर लेंगे और सुबह से यहाँ कार्यक्रम 6 तारीख को सुबह से यहाँ कार्यकर्ता का आना शुरू हो जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।